दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी अमेरिकी संसद में जो H1B वीजा है उसको बनाने की फीस 1000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर किए जाने के बाद अमेरिकी संसद में ना अभी हायरिंग एंड फायरिंग का मुद्दा बहुत तगड़े से उठा है। और यही नहीं, अमेरिकी सीनेट कमेटी के जो चेयरमैन है ग्रॉसली और उसके बाद में रैंकिंग कमेटी के जो मेंबर हैं डर्बिन, इन दोनों ने ये पूछा TCS और कॉग्निजेंट सहित 8 कंपनियों से ये बात पूछा कि जब H1B वीजा का अभी कीमत 1000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। आपको बता दूं 1000 अमेरिकी डॉलर का भारत के मतलब रुपए के हिसाब से होगा 88,000 रुपए और 1 लाख अमेरिकी डॉलर का मतलब होगा 88 लाख रुपए। तो इसके बाद उसने संसद से ये बात पूछा और संसद में इन कंपनियों से पूछा, TCS, कॉग्निजेंट, फिर उसके बाद वॉलमार्ट हो गए, अमेजन हो गए और गूगल हो गए और मेटा का मतलब हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इन सब कंपनियों से यह बात पूछा कि जब आपने बहुत बड़ी मात्रा में छटनी की है तो उसके छटनी के बाद में आप H1B वीजा को लेकर इतनी बड़ी मात्रा में अप्लाई क्यों कर रहे हैं। दोस्तों आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि छटनी और H1B वीजा का क्या रिलेशन है, उसका H1B वीजा के विरोध से क्या रिलेशन है। इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा और हायरिंग और फायरिंग जो मैटर क्या वो भी आपको समझाऊंगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अमेरिकी जो कंपनी है वो जितनी जो अमेरिकी कंपनियां मतलब अमेरिकी कंपनी मतलब अमेरिका में जो काम करी कंपनी जैसे अमेजन हो गए, वॉलमार्ट हो गए और भी सब कंपनियां हैं, वो क्या किया है कि बहुत बड़ी मात्रा में ना अपनी कंपनियों में छटनी चलाया है। अब ये छटनी का पहले आंकड़ा देख लीजिए, वो सब आंकड़ा मैं निकाल के रखा हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये मैटर को लेकर इतना हंगामा क्यों है। सबसे पहली बात, अगर TCS को देखा जाए तो 12,000 कर्मचारियों की छटनी किया, उसके बाद अमेजन 14,000, गूगल 1,500 से 2,000 तक और मेटा 3,600 और डेलाइट 1,230 और कॉग्निजेंट 12,000 और माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा छटनी करते हुए 16,000 कर्मचारियों की छटनी किया है। और अगर कुल छटनी की बात किया जाना तो 60,303 छटनियां की गई है। अब अमेरिकी संसद में इस बात की गूंज है कि जब इतनी बड़ी छटनी हुई है तो उसके बाद में आप H1B वीजा क्यों इतने बड़े मात्रा में लगा रहे हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा H1B वीजा क्या है, मैं अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूं लेकिन बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि यह बात भी आप लोगों को जानना जरूरी है। H1B वीजा एक ऐसा वीजा होता है ना जो अमेरिकी कंपनी को अधिकार देता है कि बाहर देश के कोई भी योग्य लोगों को आप अमेरिका में बुलाकर उनको काम पर रख सके। अब अमेरिकी सांसद का ना इन कंपनियों से सवाल क्या है, सवाल को समझिएगा तो मैटर भी समझ में आ जाएगा। अब अमेरिकी कंपनियों से संसद सवाल ये कर रही है कि आप इतने बड़ी मात्रा में छटनी किए हो, अब उसके बाद में H1B वीजा का फीस 88 लाख मतलब भारत के रुपए के हिसाब से और अमेरिका के हिसाब से 1 लाख अमेरिकी डॉलर है, उसको क्यों दे रहे हो जबकि आप अमेरिकी कर्मचारियों को भी ले सकते हो। तो उनका यह कहना है कि ये प्रॉफिट का लाभ आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो, आप अमेरिकी कर्मचारियों को क्या नहीं लेने की कसम खाकर बैठे हो, ये उनका मेन मैटर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरीके से देखा जाए तो इतनी बड़ी मात्रा में छटनी करने के बाद भी वो कंपनियां बाहरी लोगों को ले रही है और खास करके इंडियंस को ले रही है, भारतीयों को ले रही है, तो वहां पर इसी बात का हो हल्ला है। अब वो कंपनियां खुल के तो बोल नहीं सकती कि जो भारतीय आते हैं और बाहर के जो आते हैं काम करने वाले वो अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं और उनको राजनीति से मतलब नहीं रहता क्योंकि उनको पता रहता है कि यहां मैं राजनीतिक बातें भी करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा और उनका काम A1 क्वालिटी का होता है। लेकिन अगर वो अमेरिकी कर्मचारियों को लेंगे तो अमेरिकी कर्मचारी बहुत सारे नियम कानून के नाम पर अड़चने पैदा करेंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे और अगर किसी तरीके से उनका छटनी कर भी दिया जाए तो बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये है अमेरिका का मैटर। और ये जो अमेरिका का जो मैटर है ना वो बस सिर्फ लॉजिकली लग रहा है कि अमेरिकी सरकार का ये अमेरिका के लोगों के प्रति प्रेम है क्योंकि अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के तहत चुनाव में लड़े थे और जीतने के बाद वो अमेरिकी लोगों को बताना चाह रहे हैं, ये जो हंगामा है ये हंगामा के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अमेरिकी लोगों की नौकरियों का कितना ध्यान रखता हूं।
सबसे पहले वो 1 लाख जो अमेरिकी डॉलर जो H1B वीजा को बढ़ा के करने का मेन उद्देश्य यही था ना कि ये जो 1 लाख अमेरिकी डॉलर एक कंपनी को देना पड़ता है फीस के तौर पर अमेरिकी सरकार को, तो इतना बड़ा जो फीस करूंगा तो बाहरी लोग को नहीं रखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, अमेरिकी लोग को ही रखेंगे। तो इस तरीके से अमेरिकी जनता को ये बताना कि हम अमेरिका के लोगों की नौकरी के लिए कितना प्रतिबद्ध है। लेकिन अभी क्या सचमुच ऐसा है? सचमुच क्या अमेरिकी लोगों को इससे फायदा हो रहा है या क्या सचमुच अमेरिका को फायदा हो रहा है? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अमेरिका का गौरव उनका प्रमुख बात ही था और अमेरिका का उत्थान का बड़े बड़े कारणों में से एक कारण ये भी था कि अमेरिका का ये सबसे पहला बात था कि आप किसी भी देश के रहने वाले हो, आप बस टैलेंटेड हो, बस यही काफ़ी है। और आपका नस्ल, आपकी जाति, आपका लिंग कोई मैटर नहीं करता। इवन आज आप अमेरिका का हो चाहे ना हो, आप टैलेंटेड हो, वेलकम इन अमेरिका। अब लेकिन जिस तरीके से टैलेंट को दरकिनार किया जाएगा राजनीति के चक्कर में, तो ये अमेरिका के लिए ठीक चीज नहीं है। और अमेरिका का जो विकास का प्रमुख कारण था कि टैलेंट को बुलाना और किसी भी तरीके से कोई सिफारिश नहीं, इसलिए अमेरिका बढ़ा था। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, धीरे धीरे वो टैलेंट अमेरिका से बाहर होते चल जाएगा। और इसके बाद में अभी कुछ और भी बातें, कोई और भी सवाल किए हैं, 9 सवाल किए हैं, जिसमें से 5 प्रमुख सवाल आपको बताऊंगा। उसके बाद और बताऊंगा कि ये अमेरिका कर क्यों रहा है और इसके बाद अमेरिका के ऊपर परिणाम क्या होगा। सबसे पहला सवाल तो टीसीएस से ही किया गया कि क्या टीसीएस ने H1B वीजा के कारण जो नौकरियां गई या जो जगह खाली हुई, उसके लिए अमेरिकी कोई भी कर्मचारियों को पूछा कि उनको चाहिए ये जगह कि नहीं? पहला सवाल ये किया। और दूसरा सवाल वही था जो मैंने आपको बताया कि H1B वीजा के द्वारा बाहरी कर्मचारियों को बुलाने से पहले क्या आपने अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप कभी भी किसी बाहरी को बुलाइए तो सबसे पहले अमेरिकी कर्मचारी, मतलब एक ही जॉब है, एक ही चीज है, एक ही चीज का पोस्ट है, तो सबसे पहले आपको अमेरिकी कर्मचारियों को रखना पड़ेगा और उसके बाद बाहरी को रखना पड़ेगा। ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं अमेरिकी सांसद या ये मांग कर रहे हैं। और अगला सवाल है जो बहुत ही गंभीर है, उसने ये पूछा कि क्या H1B वीजा के द्वारा जो कर्मचारी आप बुलाते हैं उनका तनख्वाह और अमेरिकी कर्मचारियों का तनख्वाह का वेतन वगैरह एक समान मिलता है, वेतन और सुविधाएं। अब इसमें यह मत समझ लिए कि उनको H1B वीजा के द्वारा बाहर से बुलाएगा कर्मचारियों की परवाह है, नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं आप उन्हें ज्यादा तो पेमेंट नहीं देते अमेरिकी कर्मचारियों से। और अगला सवाल और पूछा जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसने कहा कि आप जो पोस्ट निकालते हैं तो वो पोस्ट निकालते हैं तो H1B वीजा कर्मचारियों के लिए अलग से पोस्ट निकालते हैं या स्पेशल सामान्य पोस्ट वाले सबका निकालते हैं और उसके सिलेक्शन हो जाने के बाद में H1B वीजा लगवाने के लिए कहते हैं। मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। सबसे पहले कोई सी का सामान्य पोस्ट निकल गया, अब उसको सब आजकल ऑनलाइन सब होता है, अलग अलग देश से बैठे लोग उसको अप्लाई कर दिए, अब ऑनलाइन ही इंटरव्यू हो गया। अब इंटरव्यू होने के बाद मान लीजिए जो अमेरिका का उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैक्सिको का हो गया, इंडिया का हो गया, अलग अलग देशों का हो गया, कनाडा का हो गया, चाइना का हो गया, तो वो अब उन कर्मचारियों को पहले आप मतलब इंटरव्यू लेके ज्वाइन करने के बाद उनको वीजा बनवाते हैं या आप साफ साफ कहते हैं कि H1B वीजा के लिए अलग कैटेगरी है, उनके लिए अलग पोस्ट निकालूंगा, उनका अलग ही H1B वीजा वाले मतलब विदेशी जो भी कर्मचारी उनके लिए अलग से आप इंटरव्यू करते हो और अपने देश के लिए अलग। ये सवाल पूछा, आप सब समझ रहे होंगे सवाल को। और उसके बाद अगला जो 5वां प्रमुख सवाल वो पूछा कि टीसीएस ने H1B वीजा के द्वारा जो कर्मचारी आए थे उनका कितना भुगतान कंपनी की ओर से किया गया है। तो ये प्रमुख 5 सवाल ये बताता है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिकी नागरिकों को ये बताना चाह रहा है कि हम यहाँ की हर नौकरी के लिए आपको आरक्षित करेंगे और सबसे पहले प्राथमिकता आपको ही दिलवाएंगे और अगर आपसे बचेगा तब बाहरी लोग को नौकरी दिलवाएंगे। और H1B वीजा का फीस 1000 अमेरिकी डॉलर से 1 लाख अमेरिकी डॉलर करने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि कंपनियां उन्हें इतने खर्चे देकर न बुला पाए। लेकिन टैलेंट तो टैलेंट होता है भैया। अब भारतीयों में और विदेश में रहने वालों में टैलेंट है तो अमेरिकी कंपनी उन टैलेंटेडों को पैसे देकर भी क्यों ना बुलाएगी। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा वहां के संसद में यह भी उठा कि अमेरिका में सबसे ज्यादा बेरोजगारी स्टेम फील्ड के लोगों का है। स्टेम फील्ड का मतलब मैंने पिछले वीडियो में कई बार बता चुका, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं, बड़ा काम का चीज आपको पता होना चाहिए। स्टेम का मतलब S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E का मतलब होता है इंजीनियरिंग और M का मतलब होता है मैथमेटिक्स।
मतलब इन चारों फील्ड में से किसी एक फील्ड का कोई व्यक्ति है, उसे स्टेम फील्ड कहा जाता है। तो ये बात बताया कि स्टेम फील्ड में अमेरिका में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, और आम बेरोजगारियों से बहुत ज्यादा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको जल्दी रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने बोला H1B वीजा नियम और L वीजा नियम में सुधार किया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो अमेरिकी जो संसद है एक नियम बस इसलिए ला रही है ना, ताकि अमेरिकी लोगों के सामने दिखा सके कि हम अमेरिकियों की परवाह करते हैं, हम बाहरी लोग को आपकी नौकरियों को नहीं हड़पने देंगे, और इस टाइप की बहुत सारी चीजें। तो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगता है या उसके तहत काम लगता है, लेकिन है नहीं। ये बस सिर्फ एक पॉलिटिकल चीज है और ये अमेरिका को ग्रेट नहीं बनाएगा। ये आने वाले समय में अमेरिका का जो टैलेंट है उसका मुंह कहीं और मोड़ देगा। और ये हुआ भी। अभी जैसे ही अमेरिका जो 1000 जो H1B वीजा फीस 1000 अमेरिकी डॉलर से 1 लाख अमेरिकी डॉलर जैसे ही किया, उसके बाद तुरंत का तुरंत क्या हुआ कि चीन ने तुरंत ऑफर दिया कि आप हमारे पास आइए, आपको वीजा नहीं वो छूट देंगे, वो छूट बढ़ा दिया। जर्मनी के पास कोई पढ़ाई लिखाई का उतना व्यवस्था नहीं है, जर्मनी में केवल मैन्युफैक्चरिंग का हब है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां हबिंग करती है, लेकिन वो भी पढ़ाई लिखाई के मामले में और इस टाइप के मामले में वो भी ऑफर दिया कि हम आपको सुविधा देंगे। और ब्रिटेन तो साफ साफ कई फील्ड को स्टेम में से कह दिया आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो वो सब इन टैलेंट को अपनी ओर बुलाना चाह रहा है जो निश्चित तौर पर देश का विकास करते हैं। तो इस तरीके से अमेरिका का ये आगे बढ़ने का नहीं, अमेरिका को गर्त में जाने का ये बात बढ़ रहा है। H1B वीजा नियम के ऊपर इतना ज्यादा कड़ा पहरा करना और वहां पर ये बात करना कि अमेरिकियों को नौकरी में स्पेशल सुविधा दो और विदेशियों को नौकरी में ना रखो, या रखो भी तो बहुत सारी शर्तों के साथ रखो। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।